मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर में कई यादगार रोल निभाए हैं। ऐसे रोल जिनके संवाद अब तक लोगों के जुबान पर चढ़े हैं। ऐसा अभिनय जो भुलाए नहीं भूलता और ऐसी फिल्में जो आने वाली कई फिल्मों के लिए प्रेरणा बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1985 की गुलामी। पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? गोली चलाओ तो एक की जान लेने के लिए नहीं, 50 जाने बचाने के लिए। नाडियाडवाला सन्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को 28 जून 1985 के दिन रिलीज किया गया था। इस फिल्म के निर्माता थे हबीब नाडियाडवाला और इसे निर्देशित किया था जेपी दत्ता ने, जिन्होंने इसके अलावा 1988 की यतीम, 1989 की हथियार और बंटवारा, 1993 की क्षत्रिय, 1997 की बॉर्डर, 2000 की रिफ्यूजी जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म गुलामी की कहानी और पटकथा लिखी थी स्वयं जेपी दत्ता ने और इसके संवाद लिखे थे इनके पिता ओपी दत्ता ने। इस फिल्म की मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद, ओम शिवपुरी, अवतार गिल, मजहर खान, सुलोचना लाटकर आदि। इस फिल्म के गानों को अपने मधुर संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इनके शानदार बोल लिखे थे गुलजार साहब ने। इन गानों को अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार, मनहर उदास और सुरेश वाडकर ने। इन सुमधुर आवाजों से सजे हुए कुल 5 गीत फिल्म में रखे गए थे, जिनमें से 3 गीत मेरे पीको गीत के अलग अलग वर्जन थे, जबकि बाकी गीत थे पीले पीले और जिहाल मिस्किन मकुन बरंजिस। आइए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 20 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म गुलामी साल 1985 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 9वें पायदान पर थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए और इसने कमाए थे कुल 3 करोड़ रुपए। इस फिल्म की बजट और कलेक्शन के हिसाब से इसे एक हिट फिल्म कहा गया था। अगर बात करें इस साल की 3 सबसे कमाऊ फिल्मों की, तो पहले स्थान पर थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली, जिसने 9 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म मर्द, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यार झुकता नहीं, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। ये दोनों फिल्में भी ब्लॉकबस्टर रहीं। फैक्ट नंबर 2, फिल्म गुलामी की शुरुआत तो 1980 के दशक के आरंभ में ही हो गई थी, पर इसे बनने में काफी समय लग गया। दरअसल फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए पहले विनोद खन्ना साहब को चुना गया था, पर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर ओशो रजनीश के आश्रम में जाने का निर्णय लिया, जिसके बाद उनकी जगह पर धर्मेंद्र साहब को लिया गया। इस फिल्म को बनने में काफी आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, खासकर तब जब निर्माता हबीब नाडियाडवाला के पिता की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें पैसों की काफी दिक्कत आने लगी। ऐसे में फिल्म के अभिनेता धर्मेंद्र और मिथुन दा ने अपनी फीस छोड़ दी ताकि फिल्म को समय से पूरा किया जा सके। जब यह फिल्म रिलीज होकर हिट हो गई, तब जाकर इन्हें अपना मेहनताना मिला था। फैक्ट नंबर 3, गुलामी फिल्म का विषय नीची जातियों के शोषण पर आधारित था, जिससे कि ये फिल्म काफी विवादित रही थी, खासतौर पर राजस्थान के क्षेत्रों में। इस फिल्म के एक दृश्य में छोटे धर्मेंद्र को ठाकुर के द्वारा सजा दी जाती है और उसी सीन में माँ अपने बेटे को बचाने के लिए बिना जूती उतारे ही ठाकुरों के महल में प्रवेश कर जाती हैं। बाद में ठाकुरों के कहने पर वो जूती अपने सर पर रखकर वापस जाती हैं। जब ये दृश्य राजस्थान के इलाकों में दिखाया गया तो कई जगहों पर हिंसा और दंगों की छुटपुट घटनाएं हुई। प्रेम रोग के बाद 80 के दशक की ये दूसरी फिल्म थी जिस पर यह आरोप लगा कि इसने ठाकुरों के छवि को खराब करने की कोशिश की है। फैक्ट नंबर 4, फिल्म गुलामी को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि इसे समीक्षकों की भी खूब वाहवाही मिली थी। फिल्म फेयर पत्रिका ने अपनी समीक्षा में ये कहा था कि इस फिल्म को देखकर कहीं से ये नहीं लगता है कि इसे बनने में 3 से 4 साल लगे हैं। इस फिल्म में एक लटकी हुई फिल्म के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं, जो कि निर्देशक जेपी दत्ता की काबिलियत को दर्शाता है। कई समीक्षकों ने फिल्म की तुलना फिल्म शोले से की है। ललिता गोपालन अपनी
किताब सिनेमा ऑफ इंटरप्शंस में लिखती हैं कि जेपी दत्ता की फिल्में जैसे कि गुलामी और बंटवारा शोले की डाकुओं की परिभाषा को उलट देती है। गुलामी में डाकू खलनायक न होकर नायक हैं, जबकि फिल्म शोले के नायक बाहरी लोग थे जो गांव में जाकर बस जाते हैं। फिल्म गुलामी में गांव के नायकों को गांव छोड़कर बीहड़ों का सहारा लेना पड़ता है। कला से जुड़ी पत्रिका साइट एंड साउंड ने 1985 की 10 बेहतरीन फिल्मों की सूची में गुलामी को भी शामिल किया है। आजकल के मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि मैं फिल्म गुलामी को शोले से ऊपर मानता हूँ। फैक्ट नंबर 5, यह फिल्म व्यावसायिक रूप से ऐसे समय पर सफल हुई जब कई बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार उन दिनों वीडियो पायरेसी और दर्शकों की कमी के कारण इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया पत्रिका के अनुसार 1985 में ऐसी कई फिल्में आई जिन्होंने इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। ये फिल्में थी राम तेरी गंगा मैली, प्यार झुकता नहीं, अर्जुन, तेरी मेहरबानियां, गुलामी आदि। फिल्म गुलामी की सफलता का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि कई जगहों पर फिल्म के टिकट ब्लैक में 40-40 रुपए में बेचे जा रहे थे। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म की अभिनेत्री अनीता राज अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इसकी शूटिंग के लिए जेपी दत्ता ने सभी कलाकारों से खूब सारे डेट्स ले रखे थे और सभी कलाकारों ने काफी दिन राजस्थान की असली लोकेशंस में गुजारी थी, जहां उनके रहने के लिए लोकेशन पर ही बड़े बड़े शामियाने लगाए गए थे और हर शाम को शूटिंग के बाद फिल्म के कलाकारों के मनोरंजन के लिए स्थानीय नृत्य और संगीत का इंतजाम किया जाता था। फैक्ट नंबर 7, फिल्म गुलामी जेपी दत्ता की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। मिथुन चक्रवर्ती अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उन्होंने गुलामी साइन की तो इंडस्ट्री में ये बात चल रही थी कि जेपी दत्ता जो भी फिल्म शुरू करते हैं उन्हें खत्म किए बिना ही छोड़ देते हैं। इससे पहले भी वो कई फिल्में प्लानिंग करके छोड़ चुके थे। सन 1976 में उन्होंने फिल्म सरहद शुरू तो की थी, पर वो बाद में डिब्बा बंद हो गई। एक समय फिल्म गुलामी की शूटिंग बीच में ही अटक गई थी। ऐसे में इंडस्ट्री के लोगों को विश्वास हो चला था कि ये फिल्म भी पूरी नहीं हो पाएगी और डिब्बा बंद हो जाएगी, पर आखिरकार गुलामी 1985 में बनकर रिलीज हो गई और इस तरह से 9 सालों तक कोशिश के बाद जेपी दत्ता ने आखिरकार बतौर निर्देशक अपने फिल्मी कैरियर का आगाज कर ही लिया। फैक्ट नंबर 8, नसीरुद्दीन शाह को सामान्यतः समांतर फिल्मों का अभिनेता माना जाता था और जब उन्होंने गुलामी फिल्म साइन की तब ये उनकी आरंभिक बड़े बजट की कमर्शियल फिल्मों में से एक थी। ये भी गौरतलब है कि नसीरुद्दीन शाह की अधिकतर व्यावसायिक फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती ने भी काम किया था, जैसे हम 5, ख्वाब, स्वामी दादा, गुलामी आदि। फिल्म गुलामी की सफलता के बाद नसीरुद्दीन शाह ने कई व्यावसायिक फिल्में साइन करनी शुरू कर दी और अगले कुछ सालों में कई सफल कमर्शियल फिल्मों में काम किया, जैसे कि कर्मा, जलवा, त्रिदेव आदि। फैक्ट नंबर 9, ये वो समय था जब स्मिता पाटिल कमर्शियल फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने गुलामी समेत कई कमर्शियल फिल्में साइन कर लीं। 1982 में जब गुलामी फिल्म अटक गई तो खबर ये आई कि स्मिता पाटिल ने फिल्म छोड़ दी है। दरअसल स्मिता पाटिल को आशा थी कि उन्होंने जिन व्यावसायिक फिल्मों को साइन किया है उनकी सफलता से वो चोटी की अभिनेत्री बन जाएंगी, पर उनकी 3 फिल्में गुलामी, चार्ली और चटपटी अटक गयी और उनके सपने धाराशायी होते दिखने लगे। एक समय उन्होंने चार्ली और गुलामी को छोड़ने का मन बना लिया था, पर इसी दौरान अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट के कारण चार्ली फिल्म बंद हो गई और इधर चटपटी फिल्म भी रिलीज होकर फ्लॉप हो गई। ऐसे में स्मिता पाटिल के पास वापसी का सिर्फ एक ही जरिया था, फिल्म गुलामी। इसी कारण उन्होंने इस फिल्म को छोड़ने का मंसूबा छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 10, गुलामी दूसरी ऐसी फिल्म थी जहां धर्मेंद्र, स्मिता पाटिल और रीना रॉय का प्रेम त्रिकोण देखने को मिला था। इससे पहले सन 1982 की फिल्म बदले की आग में तीनों का प्रेम त्रिकोण नजर आया था। इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल की काफी आलोचना हुई थी। जब स्मिता पाटिल से पूछा गया कि उन्होंने बदले की आग जैसी फिल्म में एक निरर्थक भूमिका क्यों स्वीकार किया, जहां रीना रॉय आपसे बेहतर नजर आती हैं और आपसे बेहतर डांस भी करती हैं। इस पर स्मिता पाटिल ने कहा था कि रीना रॉय लटके झटके वाले नृत्य में माहिर हैं, पर मैं ऐसा नृत्य नहीं कर सकती। मैं क्लासिकल नृत्य में पारंगत हूँ, पर ऐसा नृत्य मसाला फिल्मों में नहीं चलता है। इसलिए बदले की आग में मेरा काम बड़ा ही अजीब नजर आया। पर उन्होंने इस बात की आशा जताई कि गुलामी में उनकी भूमिका नाचने गाने वाली नहीं है, तब उनकी और रीना रॉय की असल अभिनय कुशलता का सही आकलन किया जा सकेगा। फैक्ट नंबर 11, फिल्म गुलामी धर्मेंद्र और जेपी दत्ता की साथ में पहली फिल्म
फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कि जेपी दत्ता की अगली सभी फिल्मों के साथ धर्मेंद्र जुड़े रहे। जहां हथियार, बंटवारा और छतरी जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र बतौर अभिनेता नजर आए, वहीं यतीम फिल्म में धर्मेंद्र बतौर निर्माता नजर आए थे। इन दोनों के रिश्ते में खटास आई फिल्म बॉर्डर के दौरान, जिसमें धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल जेपी दत्ता के साथ काम कर रहे थे। दरअसल इस समय इनकम टैक्स अधिकारियों ने धर्मेंद्र की कमाई का हिसाब मांगा और उनसे पूछा गया कि उन्हें किस फिल्म के लिए कितना मेहनताना मिला। इसी बाबत धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता को फोन करके कहा कि मुझे गुलामी, बंटवारा, छतरी आदि फिल्मों के पेमेंट स्लिप चाहिए ताकि मैं अपनी आमदनी का हिसाब दे सकूं। जेपी दत्ता ने जब ये सुना तो उन्हें यह लगा कि धर्मेंद्र अगर उनकी फिल्मों का हिसाब इनकम टैक्स वालों को दे देंगे तो कहीं इनकम टैक्स वाले जेपी दत्ता को ही लपेटे में न ले लें। ऐसे में जेपी दत्ता स्लिप देने से आनाकानी करने लगे और बाद में बहाना बनाकर टाल गए। खैर, धर्मेंद्र ने किसी तरह इस समस्या को सुलझाया। जब तक ये बात सनी देओल को पता चली तो उनके और जेपी दत्ता के बीच बॉर्डर के सेट पर कहासुनी हो गई। इसके बाद जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर के बाद उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता हासिल नहीं कर पाई। फैक्ट नंबर 12, अमिताभ बच्चन अपनी शानदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, जिस कारण अक्सर फिल्म मेकर उनसे यह अनुरोध करते थे कि वो उनकी फिल्म में सूत्रधार की भूमिका निभाएं। गुलामी छठी ऐसी फिल्म थी जहां अमिताभ बच्चन ने फिल्म के लिए अपना वॉइस ओवर दिया था। इससे पहले वो भुवन सोम, बावर्ची, बालिका बधू, शतरंज के खिलाड़ी और कानून क्या करेगा में अपनी आवाज दे चुके थे। अमिताभ बच्चन अपने पूरे कैरियर में लगभग 30 फिल्मों में अपनी आवाज दी है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के गीत गुलजार साहब ने लिखे थे, जो 80 के दशक में बेहद ही कम फिल्में करने लगे थे। दरअसल वो इस दौर में बनने वाली ज्यादातर फिल्मों से खुश नहीं थे और गुलजार साहब मसाला फिल्मों के लिए ना के बराबर लिखते थे। इस दशक में उन्होंने ज्यादातर गीत आर.डी. बर्मन के लिए ही लिखे थे, पर फिल्म गुलामी में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए लिखा। फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत था जिहाल मिस्किन मकुन बरंजिश, जो कि आमिर खुसरो की नज्म से प्रभावित था, जिसके बोलते जिहाल मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। आमिर खुसरो ने ये नज्म अपने पीर निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी थी। जिहाल मिस्किन मकुन बरंजिश गीत की शुरुआती पंक्तियां फारसी में हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है, इस दिल को इतनी रंजिश, इतनी बेरुखी से ना देख, इस दिल को देख, इसमें अभी विरह के चोट के घाव ताजा हैं। फैक्ट नंबर 14, ये वो समय था जब धर्मेंद्र और अनीता राज कई फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। कई पत्रिकाओं में उस समय ये खबरें भी आई कि दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है और इस कारण धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के लिए अनीता राज की सिफारिश कर रहे हैं। गुलामी वो पहली फिल्म रही जहां धर्मेंद्र और अनीता राज ने साथ काम किया, पर दोनों की जोड़ी नहीं बनी थी। जहां फिल्म में धर्मेंद्र की नायिका रीना रॉय थी, वहीं अनीता राज को मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट लिया गया था। फैक्ट नंबर 15, फिल्म गुलामी कई मायनों में फिल्म के अभिनेताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। ये फिल्म साल 1985 में मिथुन की प्यार झुकता नहीं और प्यारी बहना के बाद तीसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसमें उनके द्वारा बोला गया एक संवाद कोई शक बेहद ही लोकप्रिय हुआ। मिथुन और अनीता राज की ये साथ में पहली सफल फिल्म रही और एक दूसरे के अपोजिट एकमात्र हिट फिल्म भी साबित हुई। मिथुन और अनीता राज की बाकी सफल फिल्मों मसलन करिश्मा कुदरत का या हवालात में दोनों की जोड़ी एक साथ नहीं बनी थी। इसके अलावा रीना रॉय की कैरियर की ये आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म के रिलीज होने तक रीना रॉय फिल्मों से संन्यास ले चुकी थीं और इसके बाद उनकी जो भी फिल्में रिलीज हुई वो पहले से अटकी हुई थी, जो कि रिलीज होकर फ्लॉप हो गयी। 90 के दशक में रीना रॉय फिल्मों में एक बार फिर से वापसी की, पर उनकी कोई भी फिल्म नहीं चली। इस तरह से गुलामी उनकी आखिरी हिट फिल्म बनी रही। कुलभूषण खरबंदा को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला फिल्म फेयर नामांकन मिला था तथा ये मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म रही जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। इससे पहले सन 1976 में मिर्गिया को क्रिटिक्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था, पर पॉपुलर कैटेगरी में ये उनकी पहली फिल्म थी। साथ ही साथ 1985 में मिथुन चक्रवर्ती की 4 फिल्मों को फिल्म फेयर नामांकन मिला, जो कि अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों को सामान्यतः पुरस्कारों के लिए नहीं चुना जाता था। इस साल उनकी बहुचर्चित फिल्मों गुलामी, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना और माँ कसम को फिल्म फेयर का नामांकन मिला था। फैक्ट नंबर 16,
फिल्म गुलामी में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव साफ साफ नजर आता है। फिल्म के एक दृश्य में धर्मेंद्र और डाकुओं की टोली का सामना होता है। डाकुओं का सरदार धर्मेंद्र से खासा प्रभावित होता है। इस पर धर्मेंद्र अपनी किताब उसे देते हैं, जिसे वो अक्सर फिल्म के दौरान पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये किताब थी प्रसिद्ध रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की दी मदर का हिंदी संस्करण। दी मदर 1905 की रूसी क्रांति पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है और कम्युनिस्ट श्रमिकों के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है। इस फिल्म में धर्मेंद्र इस पुस्तक की काफी प्रशंसा करते नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 17, फिल्म के एक दृश्य में नसीरुद्दीन शाह को एक भैंस के बछड़े की बलि देते हुए दिखाया गया था। जब ये फिल्म विदेशों में रिलीज की गई तो फिल्म में जानवरों के प्रति हिंसा के दृश्यों को काट दिया गया। दरअसल ब्रिटेन में 1937 के सिनेमेटोग्राफी कानून के अनुसार किसी भी फिल्म में जानवरों के प्रति हिंसा के दृश्यों को काट दिया जाता था। फैक्ट नंबर 18, फिल्म में धर्मेंद्र का किरदार कई बागियों और नेताओं के जीवन से प्रभावित नजर आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को जाट समुदाय का नेता दर्शाया गया है, जिसे जाट समुदाय के प्रसिद्ध नेता सर छोटू राम से प्रभावित बताया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में एक ऐसे डाकू का जिक्र मिलता है जो अपने साथ मैक्सिम गोर्की की पुस्तक मदर लेकर चलता था। इस तरह से इन दोनों के अलावा और बहुत सारे वास्तविक किरदारों को जोड़कर धर्मेंद्र का किरदार गढ़ा गया था। फैक्ट नंबर 19, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए 1985 बेहद ही यादगार साल साबित हुआ। साल 1984 उनके लिए अच्छा नहीं गया था, क्योंकि उस साल उनकी ज्यादातर फिल्में नहीं चली और 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें फिल्म फेयर का नॉमिनेशन प्राप्त नहीं हुआ। 1985 ने पिछले साल की सारी कसर निकाल दी और इस जोड़ी ने इस साल कई बड़ी हिट फिल्मों का संगीत दिया, जिनमें गुलामी, प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां, मेरी जंग आदि फिल्में शामिल थी। गुलामी फिल्म के गीत मेरे पी के पवन से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को खासा उम्मीद थी। ये फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत होगा, ये उन्हें लगता था और इस कारण फिल्म में इसके 3 वर्जन रखे गए थे। पर फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत बना जिहाले मिस्किन मकुन बरंजिस। इस गीत को उस साल बिना का गीतमाला में 14वां स्थान प्राप्त हुआ और हाल ही में YouTube पर मौजूद 90 के दशक के पहले के सबसे लोकप्रिय गीतों की सूची में 10वां स्थान मिला, जिस पर 150 मिलियन से अधिक व्यूज मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 20, जेपी दत्ता ने जब 1976 में फिल्म सरहद की प्लानिंग की थी तो फिल्म के लिए 15 साल की बिंदिया गोस्वामी को भी साइन किया। इस फिल्म के दौरान दोनों करीब आए, पर क्योंकि फिल्म बंद हो गई तो दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा से शादी कर ली और जेपी दत्ता गुलामी फिल्म की प्लानिंग में व्यस्त हो गए, पर गुलामी कई कारणों से अटक गई और जब ये दोबारा शुरू हुई तब तक विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी का तलाक भी हो चुका था। इस दौरान जेपी दत्ता और बिंदिया गोस्वामी एक बार फिर से नजदीक आए और उस समय जेपी दत्ता खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और महिम में एक फ्लैट में गुजारा करते थे। जिस समय गुलामी रिलीज हुई उस समय दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और इस तरह से सन 1985 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तो ये थी सन 1985 में आई बेहद ही लोकप्रिय फिल्म गुलामी पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।